हेलो। एक नई वैकेंसी के साथ यह एक नया वीडियो है। ओके, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं यह वैकेंसी किस चीज़ की है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि इस वैकेंसी में क्या क्या है। ओके, आवेदन करने की तिथि कब से है, कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा। हालांकि फॉर्म मैं फिल करके दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस वैकेंसी में क्या क्या डिटेल है। ओके, एंड आप तो आप सबों को ध्यान रखना है। मैं जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसे अंडरलाइन करूँगा। ओके, तो आप वीडियो में क्या करेंगे उस चीज़ को ध्यान रखेंगे जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया जाएगा। ओके, क्योंकि नोटिफिकेशन पेज बहुत सारी होती है, तो आपके काम की जितनी हालांकि सारी इन्फॉर्मेशन तो आपके काम की है, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है ना, हाँ, उसे हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। ओके, फॉर्म भरने का फ़ी क्या है, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखना, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है महानिदेशनालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ओके, इसे कर लेता हूँ मैं, ब्लू ही कर लेता हूँ। ओके, हाँ, गृह मंत्रालय भारत सरकार। सिपाही तकनीकी और ट्रेड्समैन। ओके, पुरुष और महिला 2023। हाँ, तकनीकी और ट्रेड्समैन इसके लिए वैकेंसी है। ओके, तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 27/3/2023। 27/3/2023। इसे थोड़ा सा और मैं ठीक कर लूँ, अब सही है। आवेदन प्राप्त करने एवं और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 25/4, यानी कि आज से फॉर्म, यानी कि 27 मार्च से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और 25 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र जारी। आपके लिए जो टेस्ट लिया जाएगा वो कंप्यूटर पे होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन मोड नहीं होने वाला है। तो 26/6 से 25/4, 25/4/2023। ओके, कंप्यूटर आधारित टेस्ट की नियत तिथि 1/7/2023 से 13/7/2023, यानी कि आपका जब प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा 25/4 तक, तो आपका फॉर्म ही फिल होगा उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे लगता है गलत हो गया है, 25/4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 25/6 हो जाना चाहिए। ओके, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा इसके बीच, और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, 1/7 से 13/7 के बीच में। 1/7 से 13/7 के बीच में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि फॉर्म फिल कब से होगा, हमारा एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब से जारी होना शुरू हो जाएगा, एंड फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सरकार एक ऐसे कार्यबल के लिए प्रयासरत है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता है और जिसमें महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया हो। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो लैंगिक संतुलन ये क्या हो, इक्वल हो। ओके, हमारे समाज में तो इस जिसके लिए क्या किया जा रहा है, महिला अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित, तो इसमें प्रोत्साहित करना है, वो भी अधिक से अधिक संख्या में क्या हो, इसमें पार्टिसिपेट करें, और सरकार तो कर ही रही है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही तकनीकी रिक्तियों को भरने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई भर्तियां नियमों योजना के अनुसार केडी पुवल जो समान रूप से राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के निवासियों के लिए निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय नागरिक की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। हाँ, तो सिंपल है, इसलिए आपको एक सीबीटी देना होगा ऑनलाइन मोड में। ओके, और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपके लिए जो टेस्ट होगा वो कैसे होगा, हिंदी में होगा और अंग्रेजी में होगा। ओके, एंड कंप्यूटर आधारित पीटीए, ये सारा चीज़ तो किए ही जाएंगे। अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र दस्तावेज तो आपको चाहिए ही। हाँ, ये पॉइंट, सिपाही तकनीकी ट्रेड्समैन की श्रेणीवार रिक्तियां विभिन्न राज्य संघ शासित प्रदेशों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भरी जाएंगी। अंतिम चयन सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ये क्या है, ये जो लाइन है,
आपका जो मेरिट बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा, सीबीटी में जो आप अंक लाएंगे उसके बेसिस पे। उसके बाद देखते हैं और कुछ है, परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, सारा चीज़ क्या है ऑनलाइन है। ओके, और आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। उसके बाद वेतन स्तर 3 यानी कि 21,700 से स्टार्ट होगा और 69,100 तक। ओके, तो ये लेवल 3 का है, वेतन स्तर 3 इन्होंने दे रखा है। रिक्तियाँ 9,212, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कितनी रिक्तियाँ हैं इस पोस्ट इस वैकेंसी में। ओके, ये जो हमारा जो वैकेंसी आया है, ये रिक्वायरमेंट जो आया है उसमें कितनी वैकेंसी है टोटल 9,212, जिसमें पुरुष की 9,105 और महिला की 107 रिक्तियों को सिपाही तकनीकी ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के माध्यम से भरा जाना है। ओके, तो इसमें ये है टोटल रिक्तियाँ 9,212। अब कहाँ पे कितनी रिक्तियाँ, जैसे पुरुष पदों की रिक्तियों के बारे में इन्होंने बताया है। आंध्र प्रदेश में टोटल 424 है, ठीक है, जिसमें कि चालक के लिए 145 है, मोटर मैकेनिक वाहन 22 है, मोची के लिए 7, बढ़ई 5, दर्जी के लिए 13, ब्रास बैंड। तो ये सारे डिफरेंट क्या हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, नाई है, धोबी है, वाटर कैरियर है, रसोईया है, पेंटर है, माली है। तो सबके लिए क्या है अलग अलग वैकेंसी बटी हुई है, किसमें कितना वैकेंसी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 18, असम में 275, बिहार में 726। ओके, बिहार में टोटल 726 है और महाराष्ट्र में 745 है एंड राजस्थान में 463 है। तो इस तरह से एंड उत्तर प्रदेश में 1340, सबसे ज़्यादा यहीं पे लग रहा है। तो इस तरह से सब जगह क्या है वैकेंसी, और टोटल लास्ट में वैकेंसी आपकी आती है 9,105। और महिला पद की रिक्तियों के बारे में भी बताया गया है किस स्टेट में कितनी वैकेंसियाँ हैं। ओके, तो ये सारा आप देख लिया, टोटल 107। कह रहा है उपरोक्त रिक्तियों में पिछली भर्ती की बैकलॉग रिक्तियाँ शामिल है, बैकलॉग रिक्तियाँ शामिल है। ओके, और अब आगे देखते हैं। 11 पुरुष रिक्तियों को कांस्टेबल पाइनियर सिपाही तकनीकी ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के माध्यम से भरा जाना है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% रिक्तियाँ निर्धारित की गई है। ओके, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% रिक्तियाँ निर्धारित की गई है। यहाँ पे क्या करें, अधिवास अस्थायी निवास पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, ऐसा ना करने पर उनकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी। यानी कि आप जहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिस स्टेट से फिल कर रहे हैं, वहाँ के लिए आपको अब निवास प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, अभ्यर्थी को विस्तृत चिकित्सा परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं दी यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन में उल्लेखित के अलावा किसी अन्य राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किया गया अधिवास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे दस्तावेज सत्यापन के समय राज्य बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म में बहुत सावधानीपूर्वक भरना चाहिए। यानी कि आप जहाँ के लिए फॉर्म जिस स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आपको अस्थायी प्रमाण पर निवास पत्र देना होगा। यदि आप दूसरी जगह का देते हैं तो आपका कैंडिडेट आपका जो फॉर्म भरा हुआ है वो क्या हुआ, रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सारे हैं। उसके अलावा राष्ट्रीयता में तो भारत का नागरिक होना जरूरी है ही। आयु सीमा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए आपकी आयु। अभ्यर्थी का जन्म 2/8/1996 से पहले और 1/8/2022 के बाद का नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, सिपाही चालक दिनांक 1/8/2023 को 21 से 27 वर्ष उसकी आयु हो जानी चाहिए 1 अगस्त। अभ्यर्थी का जन्म 2/8/1996 से पहले और 1/8/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। आप समझ गए होंगे, इस बीच में आपका एज आता है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सिपाही चालक के लिए, सिपाही HMB मोची बढ़ई दर्जी ब्रास बाकी सारा जो भी ये पोस्ट है। ओके, उसके लिए अभ्यर्थी का जन्म 2/8/2000 से पहले और 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि चालक के लिए 21 से 27 वर्ष है और बाकी सारे पोस्ट के लिए 18 से 23 वर्ष है, 18 से 23 वर्ष है, जिसका कि इन्होंने दे रखा है कट ऑफ डेट क्या क्या है। 2/8/2002 से पहले नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो एज है वो 18 से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए 1 अगस्त 2023 तक।
और चालक के लिए 1 अगस्त 2023 तक 21 से 27 वर्ष होना चाहिए। एक एक चीज़ को मैं जोड़ दे करके बता रहा हूँ। ओके, 21 से 27 वर्ष चालक के लिए, बाकी सारे पोस्ट के लिए 18 से 23 वर्ष इन्होंने दे रखा है। इस डेट से पहले यदि आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, इसके बाद आता है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ओके, तो ये भी एक एक चीज़ को इन्होंने क्लियर किया है। उसके बाद जो एज में रिलैक्सेशन दी जाती है वो तो दी जाएगी 5 ईयर्स 3 ईयर्स जिनको जो मिलती है। दिव्यांग व्यक्तियों पीडब्ल्यूडी अर्थात ग्रस्त व्यक्तियों को उपयुक्त वर्णित पदों की किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, इसलिए उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है नोट 1 में, जो पीडब्ल्यूडी, ठीक है, दिव्यांग व्यक्ति हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, हाँ, अर्थात HHOH ये VH ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्तियों को उपर्युक्त वर्णित पदों के किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं पाया है, इसलिए उन्हें अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, तो अप्लाई नहीं करें। उसके बाद हाँ, और आपको सारा डिटेल वही देना है, नाम, फादर्स नेम, ओके, जो आपके 10th के मार्कशीट पे है, ये नहीं जो आप चेंज करके दे देंगे तो भी आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सारा हो गया। उसके बाद कहता है भारत संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी भी सैनिक को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक के रूप में माना जाएगा। उसे इस सेवा के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के प्रासंगिक समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही प्राप्त होना चाहिए या वह सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी सबूत के साथ अपने अर्जित पात्रता को स्थापित करने की स्थिति में हो। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक किनको माना जाएगा उसके बारे में इन्होंने बताया है। एक भूतपूर्व सैनिक का आशय उस व्यक्ति से है, स्पष्टीकरण इन्होंने सारा चीज़ दिया है कि इनको माना जाएगा एक भूतपूर्व सैनिक। ओके, तो आप कहीं भी किसी भी रूप में वहाँ पे काम कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे शो कर पाएँ कि नहीं हम भूतपूर्व सैनिक हैं, तो हमें उनका क्या मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, कौन कौन भूतपूर्व सैनिक है उन्होंने एक एक चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर दिया है, काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है सारा चीज़। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या है इस वैकेंसी में। उसके बाद ये अनुसूचित, हाँ ये सारा तो हाँ, फिर आता है आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये, शैक्षणिक योग्यता 1/8/2023 को सिपाही चालक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष। न्यूनतम आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए? 10th की डिग्री होनी चाहिए सिपाही या चालक के लिए। तकनीकी योग्यता हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, चूँकि किसके लिए जा रहे हैं आप, चालक के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए। भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए, भर्ती के समय क्या होगा, ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। ओके, तो जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए जो भी शर्तें हैं वो तो आपको फुलफिल करनी होगी, तो ये योग्यता इसके साथ भी चाहिए। ओके, सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक शैक्षणिक योग्यता 10+2 या कम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा प्रणाली में कम से कम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष, इसमें भी वही चीज़ मांगा जा रहा है। उसके बाद तकनीकी योग्यता, इसमें क्या मांगा जा रहा है? व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन मैकेनिक। आप किसके लिए जा रहे हैं? सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक, तो उसके लिए आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए 2 वर्ष का ITI प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। ओके, 1 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव भी मांगा जा रहा है और 2 वर्ष का आपके पास ITI का डिग्री इस चीज़ में होना चाहिए, मोटर वाहन मैकेनिक में। आते हैं अन्य सभी ट्रेड्समैन के लिए शैक्षणिक योग्यता, और जो भी अब सारे पोस्ट बच गए उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक होना चाहिए। ओके, तो हर पोस्ट के लिए मैट्रिक होना ही चाहिए। तकनीकी योग्यता संबंधित ट्रेड में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए, आपके पास कुछ ना कुछ इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, बाकी जो भी पोस्ट हैं। उसके बाद पायरिंग विंग सिपाही मेसन प्लम इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए भी मैट्रिकुलेशन होना ही चाहिए और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मान्यता प्राप्त
संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। इस पोस्ट के लिए इसमें वरीयता की बात की गई है, यानी कि आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपके पास इसकी डिग्री होगी, यदि आप, और उसके अलावा आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, इस चीज़ में आपने काम किया हो पहले और इस चीज़ को आपने सीखा हो। हाँ, तो प्रमाण पत्र होगा इसके पास तो आपको वरीयता दी जाएगी। जिस अभ्यर्थी ने निर्धारित तिथि के अनुसार शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नहीं किया वह पात्र नहीं होगा। यदि आपके पास ये सारी शैक्षणिक अर्हता नहीं है तो आप इस वैकेंसी के लिए पात्र नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और देखते हैं कि और भी इस वैकेंसी में आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और ये सारा तो हो गया। हाँ, आवेदन शुल्क ये भी इम्पोर्टेंट है। केवल सामान्य EWS OBC के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये की दर से परीक्षा शुल्क होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को छूट दी गई है। सारे महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको छूट दिया गया है फी से, और भूतपूर्व सैनिकों को भी छूट दिया गया और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को छूट दिया गया है। तो इनको ये 100 रुपया पे किसको करना है, तो सामान्य वर्ग के जो UR कैटेगरी, EWS और OBC के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपया है। ठीक, और आपको ये पे कैसे करना है, UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेफर करिए UPI का यूज करना, इंडिया का जो अपना है UPI। इसके अलावा आप रुपे कार्ड को यूज करिए। ओके, यह भी क्या है, इंडिया का अपना है रुपे डेबिट कार्ड यूज करिए, मास्टर कार्ड, वीज़ा। ठीक है, ये सब पे में भी कुछ ना कुछ चार्ज लग सकते हैं। हाँ, ये सब तो हमारे देश का है भी नहीं, तो हमें यूज करना चाहिए अपने देश का। तो UPI यूज करिए, ना तो फिर भीम UPI भी यूज करिए, डेबिट रुपए कार्ड यूज कर लीजिए, उससे भी अच्छा। और क्या, फिर या फिर भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में, अब खैर अब तो अब कोई बैंक इस तरह के चालान बनवाने के लिए नहीं जाते हैं, तो आप ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे, तो आप उस 2 मोड से कर लीजिए आसानी से। जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान में से छूट नहीं दी गई है उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका शुल्क जमा हो गया है। जब आप जमा कर देंगे तो आपको पूर्ण दिखाएगा, नहीं जमा करेंगे तो अपूर्ण के रूप में दिखाई जाती है। ओके, ये सारा तो है ही। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर आरक्षित परीक्षा के केंद्र शहर आपको केंद्र कहाँ दिया जाएगा, 3 विकल्प पसंद केंद्र के रूप में अनुसूचित करने होंगे। आपको अपना 3 सेंटर चॉइस देना होगा। ओके, तो आंध्र प्रदेश में ये सारे सेंटर बनाए गए हैं, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, हर स्टेट में। ठीक है, ये सारे सेंटर हैं। तो अब आप अपनी सुविधा अनुसार आप अपने 3 सेंटर को, नज़दीकी सेंटर को चुन सकते हैं। और आप लेट करेंगे तो इन्होंने ये भी लिखा है, किसी विशेष शहर में अधिक आवेदन, कम आवेदन प्राप्त होने के मामले में अभ्यर्थियों को पास के शहर में स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि ज़्यादा कैंडिडेट हो जाए या कम कैंडिडेट हो जाए तो आपको दूसरे शहर में आपका जो चॉइस है वो नहीं भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। कितने अंक, कितने प्रश्न, 100 अंक 100 प्रश्न, जिसमें विषय होंगे समान बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, रीजनिंग के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 मार्क, समान ज्ञान और समान जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जीके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, अंग्रेजी और हिंदी 25 क्वेश्चन, अंग्रेजी ऑब्लिक हिंदी दोनों हो सकता है उसमें, इसी में से 25 हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, टोटल 2 घंटे का एग्जाम होगा। इस तरह से ये टोटल हो गए 100। ओके, और ये भी हो गए मिलके टोटल 100। ओके, तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे और टाइम होगा 2 घंटे, जिसमें एग्ज़ाम होना है आपका कंप्यूटर बेस्ड। ओके, तो आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, आपके पास मोबाइल हो तो आप उससे ऑनलाइन टेस्ट देने की कोशिश करें। ओके, सभी प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। CBT केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा। आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में आएंगे, या तो इंग्लिश में या हिंदी में। ओके, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा। यदि आप क्या करते हैं, गलत उत्तर का चयन करते हैं तो आपके लिए आपके मार्क्स काटे जाएंगे। कितने मार्क्स काटे जाएंगे, वो 4 क्वेश्चन पे ओके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि 0.25। अतः अभ्यर्थियों की सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इसे ध्यान में रखें। ये हो गया
ये भी हो गया। सीबीटी में प्रश्न मैट्रिक स्तर के होंगे, क्योंकि सारे पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है वो तो 10th ही मांगी गई है। तो उसके लिए प्रश्न पत्र मैट्रिक स्तर के होंगे। अब इन्होंने क्या किया है, आपके सामने सिलेबस दिया है, जैसे समान बुद्धि और तर्क शक्ति रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में क्या क्या होना चाहिए, श्रृंखला, वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, स्मृति वेदन, अवलोकन, संबंध, अवधारणा। हाँ, तो ये सारे रीजनिंग के सिलेबस हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। समान ज्ञान और सामान्य जागरूकता, ये जो आपके जीके के सिलेबस हैं, ये मैथ के सिलेबस हैं। लाभ हानि, क्षेत्रमिति, समय, मौलिक, अंकगणितीय संक्रियाएं, दशमलव, ये सारा चीज़ आपने 10th में पढ़ लिया है। अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी की बुनियादी अंग्रेजी हिंदी समझने की क्षमता और उसकी बुनियादी समझ का परीक्षण किया जाएगा। को देखा जाएगा कि आपको इंग्लिश समझ में आती है, हिंदी समझ में आती है नहीं। उसके लिए आपको हो सकता है आपको कोई पैसेज दे दिया जाए। ओके, तो पैसेज वगैरह तो आप लोगों ने बहुत ही बनाया होगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है, शारीरिक मानक जांच। ओके, पीएससीटी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीईटी ट्रेड परीक्षा से गुजरना होगा। ओके, आपके लिए पीईटी यानी कि फिजिकल टेस्ट जो होता है उससे भी गुजरना होगा जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से पास होंगे। ओके, लंबाई 170 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, महिला के लिए 157 सेंटीमीटर। तो ये है। उसके बाद जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थियों की कुछ श्रेणियों में लंबाई छूट की अनुमति दी गई। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई में छूट का मानक इस प्रकार है। हाइट में भी कुछ छूट दी गई है, जैसे अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी के लिए पुरुष के लिए 162.5 सेंटीमीटर और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। ऐसे जनरल जो होंगे उनके लिए ये है 170 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये सारे इन लोगों को छूट दिया गया है। इन लोगों की कितनी हाइट होनी चाहिए इन्होंने बताया है। छाती पुरुष अभ्यर्थियों को सीना के माप निम्नलिखित मानक होने चाहिए। बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, न्यूनतम फैलाव 5 सेंटीमीटर। हाँ, कुछ श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीना माप में छूट दी गई। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सीना माप की छूट के मानक इस प्रकार है। तो नॉर्मल जो क्या है, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और न्यूनतम फैलाव 5 सेंटीमीटर हो गया ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ओके, और ये सारी छूट दी गई है। फिर जैसे यहाँ पे छूट दी गई थी ये सारी ओके हाइट में, वैसे ही इसमें भी कुछ कुछ छूट है। तो ये सारा हो गया। अब आगे देखते हैं। सीबीटी में बुलाया जाएगा दस्तावेज, और सीबीटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही भर्ती के अगले चरण, यानी कि आप सीबीटी में पास हो जाएंगे तो आपको अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, और वहाँ पे जो भी प्रोसेस होंगे उस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, जैसे कि आपकी हाइट मापी जाएगी, वजन, सीना जो भी है यहाँ पे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, तभी आप क्या होंगे, क्वालिफाई हो पाएंगे। उसके अलावा अभ्यर्थियों को निम्नलिखित समय सीमा के भीतर पीईटी उत्तीर्ण करना होगा, यानी कि दौड़ भी है। हाँ, ये सारे पोस्ट के लिए सिपाही, चालक, मोटर मैकेनिक वाहन, ये सारे पोस्ट के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर पुरुष को दौड़ना है। महिला को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर के। लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए ये भी दे दिया गया है कि यह किन के लिए है। लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए ये क्राइटेरिया है कि दौड़ का। ये सारे पोस्ट हैं। इन सारे पोस्ट के लिए 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर। ओके, तो ये सारे पोस्ट के लिए, हर पोस्ट के लिए क्या है, अलग अलग तरह का दौड़ है। ओके, जिनके लिए ये सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे ये दिया गया है 24 मिनट में इतना दौड़ना है, इन सारे पोस्ट के लिए 10 मिनट में इतना दौड़ना है। तो ये सारा चीज़ है। अब आगे देखते हैं। और आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, अभ्यर्थियों को कम से कम एक फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जारी पहचान पत्र, आयकर, पैन कार्ड मूल रूप में लाना होगा। आपके पास इन सबों में से कोई होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड हो जाए या फिर कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र हो जाए, पैन कार्ड हो जाए, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए, ओके, वोटर कार्ड होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। इस सब में से कोई भी एक चलेगा, लेकिन एक होना चाहिए। तो ये सारा हो गया।
और एक बार एक चीज़ को इन्होंने बार बार दोहराया है कि आप सीबीटी क्लियर करेंगे तभी आप फिजिकल के लिए उपलब्ध हो पाएंगे, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। उसके बाद और क्या है देखते हैं। सीबीटी, पीएससीटी और पीईटी तीन तरह का चीज़ है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पीएससीटी यानी कि आपका जो हाइट किया गया, वजन किया गया, सीना का फुलाव जो दिया गया है वो चीज़ हो गया। उसके बाद पीईटी में आपका दौड़ लिया जाएगा। इन तीनों को आपने क्लियर कर लिया। में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पूल से अभ्यर्थी को ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब ट्रेड टेस्ट व्यावहारिक मूल्यांकन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और अर्हता प्राप्त करने के लिए होंगे 50 अंकों के प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट में अभ्यर्थी को अर्हता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से 20 अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, हाँ वो तो उसमें क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ये जब तीन चीज़ आप क्वालिफाई कर जाएंगे, सीबीटी, पीएससीटी और पीईटी जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों को उस विशेष ट्रेड पद से संबंधित किसी गतिविधि को करने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए वह उपस्थित हुआ है। जैसे आप मोटर व्हीकल के लिए हुए हैं उपस्थित, तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, गाड़ी चला के दिखाना होगा या फिर उनका टेस्ट देना होगा, जो भी वहाँ पे उनके लिए क्राइटेरिया सेट की गई होगी। ओके, जैसे इन्होंने लिखा है चालक के लिए ड्राइविंग टेस्ट का ज्ञान, हल्के और भारी वाहनों इत्यादि की हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग, रखरखाव, इसका आपको क्या किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा और ये 50 अंक के होंगे जिसमें आपको 20 अंक लाने होंगे। जैसे फिटर पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे वो ऑटोमोबाइल फिटर, मोबाइल मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान, ये सारे आईटीआई में आपने पढ़ा ही होगा, औजारों का संभालना इत्यादि, ये सारा चीज़ का आपका टेस्ट होगा। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग तरह का चीज़ है। ओके, तो ये सारे पोस्ट हैं और उन्होंने बता दिया है कि ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा। इतना सारा पास करने के बाद ये सारे ट्रेड टेस्ट में भी अर्हता आपने पास कर लिया। अभ्यर्थियों को पूल से दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी चुने जाएंगे। अब आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती केंद्र पर रिपोर्ट करते इसमें मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी के साथ लेकर आवे। दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यानी कि आप इतनी चीज़ों में क्लियर हो गए। अब आपके पास जो भी सर्टिफिकेट इन्हें मांगा जाएगा वो सारा लेकर के इनके पास उपलब्ध होना है। ओके, जिससे ये आपका प्रमाणीकरण दस्तावेज का भी कर सकें। अभी तक तो आपका प्रमाणीकरण हुआ। आप इन्होंने जो जो एलिजिबिलिटी रखी आपने उनको क्लियर किया। अब लास्ट स्टेज में आपने जो प्रमाण पत्र है उसका भी सत्यापन अब होना है। तो ये सारा है, प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाएगा। और अभ्यर्थियों को RMI में अनफिट पाया गया तो उनका नाम अंतिम प्रमाण, तो लास्ट में यदि अनफिट पाए जाएंगे तो फिर तो, और एक मेडिकल टेस्ट भी है, उसमें भी क्या होना है, क्लियर होना है। ओके, तभी आपको पूरी तरह से फिट होगा। जैसे मेडिकल टेस्ट में क्या होना है, मेडिकल टेस्ट में ये होना है कि सिपाही चालक के लिए नेत्र दृष्टि, बेहतर आँख, ये सारा चीज़। ओके, खराब आँख, तो ये सारा चीज़ आपको क्या होना चाहिए, इसके अंदर इसके क्राइटेरिया में आप फुलफिल होंगे। ठीक है, तभी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी इन्होंने रखा है उसमें आपको क्या करना होगा, उसे भी क्लियर करना होगा। हाँ, तो इन्होंने हर पोस्ट के लिए इस तरह से बताया है, आँख का क्या होना चाहिए, हाथ का क्या होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इस वैकेंसी में। ओके, क्या क्या स्टेज हैं। परीक्षा के शहर केंद्र की सूचना परीक्षार्थी की परीक्षा की तारीख से लगभग 2 हफ्ता पहले, ओके 2 हफ्ता पहले आपको बता दिया जाएगा परीक्षा का शहर और केंद्र। ओके, समय सारिणी परीक्षा के शहर केंद्र 2 हफ्ता पहले, जब भी आपका परीक्षा होगा उसके 2 हफ्ता पहले आपको बता दिया जाएगा। प्रवेश पत्र के अतिरिक्त कम से कम 2 पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो, यानी कि आप जो यहाँ फोटो लगाएंगे सेम फोटो आप अपने पास रख लेंगे। हाँ, और प्रवेश पत्र के अतिरिक्त, और जब भी आपका प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा तो उसके अतिरिक्त कम से कम 2 पासपोर्ट आकार हाल के रंगीन फोटो निम्नलिखित बूथ
मूल वैध फोटो प्रमाण पत्रों में से एक लाना अनिवार्य है। ये सब में से आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड कुछ भी हो तो सब में से एक आईडी कार्ड और 2 रंगीन फोटो और आपका प्रवेश पत्र, इतना लेकर के आपको सेंटर पे जाना है। कि 2 हफ्ता पहले आपको पता बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ हो गया है। और सीबीटी नीचे उल्लिखित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शॉर्टलिस्ट करने के लिए पात्र माना जाएगा। क्योंकि अनारक्षित के लिए 30%, 100 नंबर की परीक्षा है तो 100 में से आपको 30 तो लाना ही होगा, बाकी कट ऑफ जो चले जाए तभी आपको आगे की जो भी स्टेज है उसके लिए आपको वैलिड माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 25%, इस तरह से इन्होंने बताया। सिपाही तकनीकी ट्रेड्समैन के लिए, सिपाही पायनियर विंग के लिए ये चीज़ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ और है, इसे भी देख लेते हैं। पीएससीटी पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या कंप्यूटर आधारित टेस्ट में उनकी मेरिट रिक्तियों की संख्या का लगभग 8 गुना होगा। जितनी भी बन रही है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज यानी कि पीएससीटी में जितने भी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वो कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा? 8 गुना। जितनी भी भर्ती है उसके 8 गुना। जिस कैटेगरी में जितने जिस पोस्ट के लिए जितनी भर्ती है उसके 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा आगे। यानी कि जहाँ पे उनका चेस्ट या फिर हाइट, वजन ये सारा मापा जाएगा या फिर दौड़ कराया जाएगा। उनके लिए 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद जब ये सारे के तीनों स्टेज के स्टेप हो जाएगा उसके बाद रिक्तियों की संख्या के लगभग 8 गुना होगी। दस्तावेज सत्यापन, शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 2/3 गुना होगा। ओके, इतना करने के बाद क्या हो रहा है? आपको दस्तावेज के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, डीएमआई आरएमआई के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो उस समय शॉर्टलिस्ट कितना किया जाएगा? रिक्तियों की संख्या का 2/3, रिक्तियों की संख्या का 2/3। तो दोनों में ध्यान रखना है, पहले 8 गुना बुलाया जा रहा है, उसके बाद लास्ट स्टेज में क्या किया जा रहा है? 2/3, 2/3 को ही बुलाया जाएगा। तो ये सारा है। उसके बाद और भी देख लो, और भी कुछ है आपके लिए। और ये सारा चीज़ इन्होंने क्या किया है? कदाचार का प्रकार, यदि आप परीक्षा भवन में किसी भी प्रकार से कोई भी कदाचार करते हैं तो आपको इतने साल के लिए क्या कर दिया जाएगा? परीक्षा से अवैध घोषित कर दिया जाएगा। आपको परीक्षा ही नहीं देने दिया जाएगा। जैसे परीक्षा के दौरान बिना बताए परीक्षा स्थल को छोड़ना, 2 वर्ष वर्जित अवधि, 2 वर्ष के लिए आप परीक्षा से सस्पेंड। तो इन्होंने सारा चीज़ क्लियर किया है, एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। देखिए, आप भी पढ़ करके इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। इन्होंने फिर से लिखा है, दिव्यांग अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है। देखिए, अभ्यर्थियों को अपना नाम, पता, माता का नाम सही तरह से लिखना है। हाँ, ये कॉलम इम्पॉर्टेंट है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में जेपीजी, जेपीईजी 50 से 100 KB के बीच आपको रंगीन फ़ोटो क्या करना है? अपलोड करना है। ओके, फोटोग्राफ 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जिस तारीख को फोटोग्राफ लिया गया है वह फोटोग्राफ पर स्पष्ट रूप से मुद्रित होना चाहिए। एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी आप फोटो उस पर इस फॉर्म में डालेंगे, ओके, तो उस पर डेट प्रिंट होना चाहिए। और फोटो फॉर्म जब भी आया है उससे 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। ओके, जिस तारीख को फोटोग्राफ लिया गया है वह फोटोग्राफ पर स्पष्ट रूप से मुद्रित होना चाहिए। फोटोग्राफ पर मुद्रित ऐसी तारीख के बिना आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। आपके फ़ोटो पे डेट होना चाहिए और डेट 3 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। जब भी इसका नोटिफिकेशन का डेट आया है, फोटोग्राफ की छवि लगभग 35 mm गुना 45 mm होनी चाहिए। फ़ोटो बिना टोपी चश्मा का होना चाहिए। दोनों कान दिखाई देने चाहिए। यदि उम्मीदवार द्वारा उचित फोटो हो तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। कलर होना चाहिए, ओके, और उस पर डेट होना चाहिए। और फोटो का डायमेंशन 35 mm इंटू 45 mm होना चाहिए। ओके, तो फोटो का भी इन्होंने सारा चीज़ क्लियर कर दिया। एक अभ्यर्थी को केवल एक पद के लिए आवेदन करने की अनुमति है। ऐसा नहीं कि एक अभ्यर्थी 5 पद के लिए आवेदन कर दे। ये भी चीज़ इन्होंने क्लियर किया है। ओके, एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन पद के लिए अप्लाई कर सकता है, इसलिए अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय पूरी सावधानी बरतें। आप एक से अधिक आवेदन करेंगे तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
और हाँ, हस्ताक्षर भी चाहिए, तो आप एक पेज पे हस्ताक्षर करके उसे स्कैन कर लेंगे। ठीक है। और जब आप पूरी तरह से क्या कर लेंगे, फॉर्म को फिल कर लेंगे, तो उसे अपने आवेदन का प्रिंट आउट रख लेंगे। प्रिंट आउट आपको मोबाइल में ही सेव कर लेना चाहिए। ओके। मोबाइल में सेव गूगल ड्राइव में आप रख लें प्रिंट आउट को, प्रिंट करके आप यदि आप फिजिकल हार्ड कॉपी निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, हार्ड कॉपी अभी आप निकालेंगे, आप कहीं और रख देंगे, तो वो गुम हो जाएगा। इससे अच्छा आप गूगल ड्राइव में सेव रखिए, और जब गुम हो जाएगा तो यानी कि पेज की बर्बादी हो गई, फिर से आप फिर से जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसे प्रिंट करेंगे। इससे अच्छा आप गूगल ड्राइव में सेव रखिए। ओके, इको फ्रेंडली बनिए, पेज बचाइए, कागज़ बचाइए, पौधा बचाइए, पेड़ बचाइए। तो ये सारा चीज़ है, और देखते हैं क्या क्या है आपके लिए। इन्होंने ये भी लिया है, यदि कोई अभ्यर्थी लंबाई का लाभ पाने के लिए जानबूझकर सिर में चोट, उभार, सूजन करता है या सिर पर टैमरिंड रखता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को आगे पर वंचित कर दिया जाएगा। कुछ अभ्यर्थी क्या होते हैं, अपनी लंबाई हाइट को पुराने के लिए हाँ क्या कर लेते हैं, सिर में चोट लगा लेते हैं। हाँ, क्योंकि मिनिमम सेंटीमीटर से वो लोग चुकते हैं, तो ऐसा करने से थोड़ी बहुत हाइट बढ़ जाती है। ओके, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप यदि एलिजिबल नहीं है तो आप दूसरे वैकेंसी के लिए देखिए। ओके। और तो ये सारा चीज़ इन्होंने दे दिया है। अभ्यर्थी को परीक्षा के प्रत्येक चरण के समय प्रवेश पत्र का 2 रंगीन प्रिंट आउट लाना चाहिए। 2 रंगीन प्रिंट आउट लाना चाहिए। प्रवेश पत्र की एक प्रति परीक्षा केंद्र को सौंपना होता है। जब भी आप जिस भी स्टेज में जाएंगे, ढेर सारा स्टेज है इसमें, जब भी किस भी स्टेज में आप जाते हैं, तो अभ्यर्थी को परीक्षा के प्रत्येक चरण के समय प्रवेश पत्र का 2 रंगीन प्रिंट आउट, ब्लैक एंड व्हाइट इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने सिंपल कहा है 2 रंगीन प्रिंट आउट। ओके, आप अपने प्रवेश पत्र का 2 रंगीन प्रिंट आउट लेकर के जाएंगे। एक वहाँ परीक्षा केंद्र पे सौंपेंगे और एक शायद आपके पास रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और देख लेता हूँ और भी आपके लिए कुछ है या नहीं। ये भी कर दिया, दलालों से सावधान। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी को पैसा दे दें और उसके बदले वो बोले मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा, तो ऐसे से सावधान रहना है। लास्ट में इन्होंने यह भी नोटिस दिया है। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया, क्या क्या प्रक्रिया है उसके बारे में इन्होंने बताया है, कैसे कैसे क्या करना है। ओके, फ़ोटो जो होना चाहिए 70 से 80 हिस्सा चेहरे से कवर होना चाहिए। फ़ोटो 50 से 100 KB के बीच। और फाइल का आकार JPG, ये सारा चीज़ तो बता ही दिया। और ये सारा है, ये ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए सेवारत सैनिकों के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र, इस तरह से जहाँ भी काम उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचनबद्ध प्रमाण पत्र। तो ये सारा वो लिख करके अपना प्रमाण पत्र क्या करेंगे, सौंपेंगे भूतपूर्व सैनिक जो हैं। तो आई थिंक तो ये सारा चीज़ है कि ये थोड़ा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में ये नहीं होगा। ओके, टोटल 41 पेज हैं इस नोटिफिकेशन में। EWS का बनवाना है तो इस तरह से बनता है। ये सारा तो आप लोग बनवा के रखे ही होंगे। ओके, और चूँकि 31 मार्च आने वाला है, ओके, तो आपको फिर से अप्लाई करना होगा EWS के लिए, क्योंकि वो हर साल बनता है।
तो EWS बनवाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। आपके पास आवासीय तो बना ही होगा, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इनकम बनने के बाद आप EWS के लिए फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपका जो भी ब्लॉक हो, पहले आप ब्लॉक लेवल पे बनता है, फिर SDM DM ऐसे करके वो बनता है। ओके, तो वो भी मैं बता दूंगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है उसको बनाने का, कि क्योंकि नई तरह से फिर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको तैयार करना होगा वो डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपने देखा कि मैंने एक एक चीज़ को डिस्कस किया। आपको जहाँ कहीं भी आप एक बार वीडियो देखिएगा, मैं अंडरलाइन करते गया हूँ कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके, तो आई होप कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। यदि आपको कहीं भी किसी भी टर्म में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा। ओके, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। यहाँ देख रहे हैं जैसे कि सारा चीज़ डिस्कस किया है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, भुगतान की तिथि क्या है। ओके, एग्ज़ाम कैसे होना है, कितने मार्क्स का होना है, कितने स्टेज में होना है, किसके लिए आपकी हाइट क्या चाहिए, आँख का विजन क्या चाहिए, सारा चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। तो इस तरह से इस वैकेंसी में जो भी डिटेल थी मैंने आपको क्लियर किया है कि, तो आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। आपका अपना चैनल है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।